Hello everyone, this is Arif Khan and welcome to this lecture series of International Relation। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और आज के इस सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कम्युनिटी बाय कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस का जो सुरक्षा समुदाय का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी रिजिम्स बाय रॉबर्ट जर्विस के सुरक्षा व्यवस्था के विषय में हम बात करेंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बाय बैरी बुजान का ये जो जटिल सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है इसके विषय में हम बात करेंगे। आज की ये जो क्लास है बेसिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और हरियाणा में जो होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और इसके अलावा DSSB की परीक्षा को ध्यान में रख करके इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी सुरक्षा समुदाय। सिक्योरिटी कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को कार्ल ड्यूस ने अपनी बुक पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक में डिस्कस किया है। वैसे तो आप देखें कार्ल ड्यूस ने कई किताबें लिखी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। और इसके अलावा आप देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी आप कार्ल ड्यूस को पढ़ते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है संचार सिद्धांत उसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसको उन्होंने अपनी बुक द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर उन्होंने और भी कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको इन्होंने 1978 में लिखा है और 1979 में इन्होंने टाइड्स अमंग नेशन लिखा है। अगर बात करें कि ये जो सुरक्षा समुदाय हैं सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं ये कैसे बनती हैं, तो इसके विषय में कार्ल ड्यूस कहते हैं कि जब एक राष्ट्र एक नेशन स्टेट के संबंधों का जो विस्तार है उसकी बाउंड्री से बाहर जाकर के अन्य राज्यों के साथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर क्या है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक राष्ट्र जो है एक नेशन स्टेट जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन करता है, जैसे कि वो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और भी एरियाज हो सकते हैं। जब इसमें कोऑपरेट करता है तो बेसिकली क्या होता है कि इससे सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ का निर्माण होता है, सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आइए इसको समझते हैं। अगर बात करें हम किसी भी देश के बारे में तो आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सुरक्षा और सहयोग, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आप देखेंगे कि जहां संघर्ष की स्थिति होती है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सहयोग की स्थिति भी बनी रहती है। और जब दो राष्ट्र राज्य या दो से अधिक राष्ट्र राज्य आपस में कोऑपरेट करते हैं तो इससे फिर क्या होता है कि उनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक अंतर्निर्भरता का विकास होता है। साथ ही साथ में वो अपनी उन देशों के अंदर जो रहने वाली जो जनता है उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वो काम करते हैं कि कैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं कि कैसे उनके जीवन स्तर को जो है और बेहतर बनाया जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है कार्ल ड्यूस बात करते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। तो बेसिकली जब ये कम्युनिटीज़ आपस में कोऑपरेट करती हैं, सपोज़ कि एक तरफ ये ब्रिटेन है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ जर्मनी है, तो जब ये राष्ट्र आपस में, नेशन स्टेट आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और इन राष्ट्रों के बीच में एक तरह से सेंस ऑफ कम्युनिटी का विकास होता है, एक समुदाय की भावना का विकास होता है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सहयोग और संघर्ष की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन जब ये सहयोग की जो भावना है, ये जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि ये जो देश हैं वो इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हो जाएं, इस बात के लिए वो डिसाइड कर लें
कि आगे से हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम एक पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए से सॉल्व करेंगे विदाउट अडॉप्टिंग द वे ऑफ वॉर। बिना युद्ध का मार्ग अपनाए हुए जो है वो अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करने के लिए पीसफुल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से फिर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है। देखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट, मतलब थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन कि सिक्योरिटी कम्युनिटी कैसे बनती है, जहाँ पे दो या दो से अलग राज्य आपस में कोऑपरेट करते हैं अलग अलग एरियाज में, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी का भाव पैदा होता है। लेकिन अगर आप इसको व्यवहारिक तौर पे देखें, हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जब मैं इग्नू में एमफिल कर रहा था। तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दरवेश गोपाल। वो कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद आप देखते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। 1946 में आप देखें, जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल। चर्चिल जो है अमेरिका में जाते हैं, और अमेरिका में एक जगह है फुल्टन, वहाँ से वो एक स्पीच देते हैं जिसको बोलते हैं फुल्टन स्पीच, 1946 फुल्टन स्पीच। और वो कहते हैं कि अगर आप आज़ादी की मशाल को जलाए रखना चाहते हैं और आप ईसाई सभ्यता को, जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको इस आने वाले खतरे यानी साम्यवाद के खिलाफ एक संगठन बनाने की ज़रूरत है। मतलब क्या कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये जाकर के कह रहे हैं कि हमें एक एंग्लो अमेरिकन यूनियन बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने हितों की सुरक्षा कर सकें। तो मतलब क्या है कि इन कंट्रीज़ के बीच में, अब चलिए ठीक है, इस यहाँ पे अमेरिका को भी हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ के बीच में क्या है कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है। ये जो राष्ट्र हैं अपने आप को जो है लोकतंत्र का पथ प्रदर्शक मानते हैं, अपने आप को मानवाधिकार का पथ प्रदर्शक मानते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि 1949 को जो है 1949 को 4 अप्रैल 1949 को नाटो का निर्माण होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी कंट्रीज़ की सुरक्षा को ध्यान में रख कर के बनाया गया था। और बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इस पर्पज़ से बनाया गया था कि कैसे जो है वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, विश्व व्यवस्था के अंदर साम्यवाद के प्रसार को, जो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म है, उसको कैसे रोका जा सके। तो बेसिकली आपने देखा कि कैसे ये जो सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो आइडिया है वो कैसे विकसित हुआ। वो इस तरह से विकसित हुआ कि इन राज्यों ने अपने अंदर में जो है एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को डेवलप किया। उन्होंने खुद को ये माना कि हम जो है ईसाई सभ्यता के क्या है पथ प्रदर्शक हैं, ईसाई सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और हमें ऐसे राष्ट्र हैं, नेशन स्टेट हैं जो आज़ादी की मशाल को जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशन, जो डिफरेंट नेशन है, वो मिलकर के एक सिक्योरिटी कम्युनिटी को बनाते हैं। और अगर बात करें सिक्योरिटी कम्युनिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो इस बारे में कार्ल ड्यूस ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नॉर्थ अटलांटिक में एग्जिस्ट करती हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है, आप अगर दुनिया के मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो रीजन है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक, ये देखिए यहाँ पे ये साउथ अटलांटिक है और ये नॉर्थ अटलांटिक है। तो मतलब ये जो रीजन है आप देखेंगे यहाँ से, ये जो रीजन है यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो रीजन है नॉर्थ अटलांटिक का रीजन है। और बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, मतलब आप देखें ये जो कंट्रीज हैं ये नॉर्थ अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक सागर है, इसके कह सकते हैं कि मतलब इन देशों के जो तट हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को टच कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हैं। और अगर हम बात करें इन कंट्रीज़ के बारे में, तो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक में बेसिकली अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ शामिल हैं। यूरोप की बात करें तो उसमें जैसे कि
इंग्लैंड की हम बात कर लें, कई कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। और बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं आप देखें फर्दर यही कंट्रीज़ जो है नाटो का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसमें जैसे यूरोप की कुछ डोमिनेंट कंट्रीज़ का हम नाम लेंगे, वैसे तो पूरी लिस्ट है काफ़ी बड़ी। यहाँ पे आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप फ्रांस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी इसमें कंट्रीज़ हैं। और नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा कनाडा का। तो ये जो कंट्रीज़ हैं एक तरह से क्या हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कोस्टल लाइन पर जो समुद्र तट पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये स्थित हैं। और बेसिकली क्या है कि यही जो कंट्रीज़ हैं अपने आप मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि एक सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो सेंस है वो डेवलप हो चुका है। इवन आप देखें कि ये जो कंट्रीज़ है आप देखेंगे आमतौर पे इन कंट्रीज़ के बीच में आपको वार लाइक सिचुएशन कभी भी नहीं देखी गई है। कि कभी आपने सुना हो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, या ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, या इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। हालांकि देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ के अंदर में कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ मसलों को लेकर के एक आम सहमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो कि जहाँ तक कोशिश करते हैं वो अपने मसलों को, अपने मुद्दों को जो है एक पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इवन देखें आप देखें यूरोपियन यूनियन जो बना, मैं आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस ली होंगी जो मैं गूगल मीट पे लेता हूँ, अगर उन क्लासेस की बात करें तो मैंने आपको रीजनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया था। तो इवन आप अगर देखेंगे कि ये जो यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ था, फिर बाद में इन्होंने अपनी करेंसी बना ली, और पूरा इसमें आप देखें कई कंट्रीज़ है यूरोप की जो मिल करके एक पूरे इस रीजन को, इस पूरे इस एक एरिया को जो है गवर्न करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं एक तरह से इनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, ये अपने आप को एक कलेक्टिव वे में आप अपने आप को देखती हैं, और किसी भी मसले पे अगर कोई फैसला लेना है तो वो पीसफुल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। इवन आप देखें इंग्लैंड ने जब ब्रेग्जिट का फैसला किया, मतलब ब्रेग्जिट का मतलब क्या कि इंग्लैंड ने जब यूरोपियन यूनियन से निकलने का जब निर्णय लिया, बहुत ही फेमस टर्म है ब्रेग्जिट, और ये कब हुआ था 2016 में, आई थिंक अगर मुझे प्रॉपर याद हो, हाँ 2016 में ही हुआ था। तो इंग्लैंड क्या कि इस यूनियन से जो है बाहर हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कि इंग्लैंड को जब इस यूनियन से बाहर होना था तो इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड के लोगों को से पूछा, वहाँ पे एक तरह से जनमत संग्रह हुआ, एक तरह से रिफरेंडम हुआ इस बात को लेकर के कि वहाँ की आवाम, जो वहाँ के नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर के, और उन्होंने फिर वोट किया, और फाइनली फिर हम देखते हैं कि 2016 में जो है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सारी कंट्रीज़ अपने आप को एक कलेक्टिव कम्युनिटी के तौर पे देखती हैं, अपने आप को ईसाई सभ्यता के प्रतीक के तौर पे देखती हैं, ये अपने आप को लोकतंत्र और मानवाधिकार के रक्षक के तौर पे देखती हैं। और जब भी कोई विवाद की स्थिति होती है तो अपने विवाद को जो है, अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो एक पीसफुल प्रोसेस को अडॉप्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। और सिक्योरिटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है बेसिकली 4 कंडीशन हैं इनके बीच में। अगर आप देखें 4 कंडीशन है यहाँ पे ऐसी, इसके ज़रिए से ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो समुदाय की जो भावना है, सुरक्षा समुदाय की जो भावना है वो विकसित होती है। पहला क्या है कि इंक्रीज्ड सोशल कम्युनिकेशन, इनके बीच में सामाजिक जो संचार है वो काफ़ी अधिक है। ग्लोबल मोबिलिटी, आप देखें ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है कि इसमें एक देश से दूसरे देश में नागरिक बहुत आसानी से जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मोबिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन उनके बीच में बहुत अच्छा है, उनके जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, जो आर्थिक संबंध हैं वो बहुत बेहतर हैं। और म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शन, आप देखें यहाँ पे मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन से एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहता है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अपनी रोजी रोटी के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो इस सिक्योरिटी कम्युनिटी के आइडिया को जो है प्रमोट करती हैं। सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक संचार, ग्रेटर मोबिलिटी, बड़े पैमाने पर गतिशीलता, और आर्थिक जो उनके संबंध हैं, और ह्यूमन ट्रांजैक्शन। और दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें जिसको दिया है रॉबर्ट जर्विस ने, सिक्योरिटी रिजीम्स। तो सिक्योरिटी रिजीम्स का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा समझें। सबसे पहले तो ये समझें कि सिक्योरिटी रिजीम के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, इस आइडिया को किसने डेवलप किया है, रॉबर्ट जर्विस ने।
और सिक्योरिटी रिजीम्स कैसे बनती हैं, कब बनती हैं? देखिए, आमतौर पे क्या है कि दो राज्यों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या अभी जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कभी दो देशों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़े हैं, जैसे कि आपने देखा था 2019 के आसपास में जो है गलवान घाटी में डिस्प्यूट्स जो है बढ़ गए थे। लेकिन फिर भी क्या है कि हमने डिप्लोमेसी के ज़रिए से जो डिप्लोमेसी के ज़रिए से उस विवाद को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया। हालाँकि देखिए, चाइना के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो एक तरफ तो ये कहता है कि ठीक है, हम अपनी सेनाओं को पीछे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर वो क्या करता है कि वो अपनी सेना जो छावनियाँ हैं, उसकी जो सैनिक छावनियाँ हैं, उसको वो हटाता नहीं है। हालाँकि देखिए, हम चाइना पे आँख बंद करके तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का निर्माण कैसे होता है, या सिक्योरिटी रिजीम्स कैसे बनती हैं? सपोज़ इसमें क्या देखिए, सिक्योरिटी रिजीम्स ऑकर व्हेन ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स कोऑपरेट टू मैनेज देयर डिस्प्यूट्स। मैंने कहा कि दो कंट्रीज़ हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में सपोज़ कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है ना। और क्या करें कि जब दो या दो से अधिक जो राज्यों के समूह हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, इसलिए कोऑपरेट करते हैं ताकि वो अपने विवादों को जो है अवॉइड कर सकें। जो उनके बीच में देखिए, आमतौर पे जब भी कोई विवाद होता है तो उसकी दो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कि आप जो है पावर का कोअर्जन का इस्तेमाल करें, और जो है उसके ज़रिए से आप उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, शक्ति के ज़रिए से। आप जो मिलिट्री फोर्सेस उनको आप डिप्लॉय कर दें, टैंक और तोप सब डिप्लॉय कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस तरह से चीज़ों को निगोशिएट करें, इस चीज़ों को नेविगेट करें चीज़ों को, कि आप जो संभावना है युद्ध होने की उसको आप लगभग एलिमिनेट कर दें। और कैसे एलिमिनेट करें? थ्रू योर एक्शन एंड बिहेवियर, अपने कार्य से भी और अपने व्यवहार से भी। मतलब क्या कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में संवाद अच्छे तरीके से होने चाहिए। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और ये जो कम्युनिकेशन है आमतौर पे कैसे होता है? डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से होता है। जो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, आप डिप्लोमेसी सीधे से कह लीजिए कि कूटनीति के माध्यम से, जहाँ पे आप देखें दोनों कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर हैं, या जिन लोगों को इस मसले के लिए अपॉइंट किया गया है कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व करना है, तो वो एक आम सहमति बना लें कि अपने लेवल पे वो दोनों अच्छे से कम्युनिकेट करें कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को एक पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए से जो है सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, अगर इन शॉर्ट हम ये कहें कि सिक्योरिटी रिजीम्स क्या है, तो सिक्योरिटी रिजीम का मतलब क्या कि दो देशों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन उन्होंने चीज़ों को मैनेज करने के लिए चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया, अपने उन मुद्दों को, उन विषयों को, उन विवादों को, कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो। मतलब मुद्दों को इस तरह से हैंडल करना, इस तरह से डिस्प्यूट्स को हैंडल करना कि जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके, उसी को हम सिक्योरिटी रिजीम्स कहते हैं। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सिक्योरिटी रिजीम्स ऑकर व्हेन ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स कोऑपरेट टू मैनेज देयर डिस्प्यूट एंड अवॉइड वॉर। मतलब क्या कि वो इस तरह से अपने मसलों को हल कर रहे हैं कि जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसको टाला जा सके। और एक चीज़ ये भी है, देखिए, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो एक सिक्योरिटी डायलेमा होता है। एक सिक्योरिटी डायलेमा, तो सपोज़ कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे चाइना है, और ये हमारी बाउंड्री, ये हमारा ये रीजन है जिसको लेकर के हमारे डिस्प्यूट हैं। तो दो कंट्रीज़ के बीच में एक संदेह की स्थिति उत्पन्न रहती है कि अब चूंकि विवाद हो गया है, या दोनों देशों की सेनाएं जो हैं आमने सामने हैं एक दूसरे के, तो ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर कंट्री कैसा एक्शन लेगा, मतलब इंडिया कैसा एक्शन लेगा इसके खिलाफ, या चाइना कैसा लेगा, क्योंकि उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना। ये जो यहाँ पे सैनिक हैं,
इनको यहाँ पे तैनात किया गया है, इनको तो पीछे से कोई कमांड दे रहा है ना। यहाँ पे हो सकता हो कि यहाँ पे जो वहाँ का उस देश का जो हेड ऑफ स्टेट हो, वो इनको कमांड दे रहा है कि आपको पर्टिकुलर करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक संचार का अभाव है। तो बेसिकली क्या है कि एक सुरक्षा की दुविधा है कि इस मसले पर जो है इंडिया कैसा एक्शन लेगा, मतलब इंडिया इस पे सख्त कदम उठाएगा या डिप्लोमेटिक चैनल के तरीके से बात करेगा, या इंडिया ये सोच रहा है कि चाइना इस मसले पे कैसे आगे बढ़ेगा। चाइना क्या है कि अपनी सेनाओं को, अपने टैंक और तोप को यहाँ पे भेजेगा, या फिर जो है चाइना भी डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेगा। तो ये जो सुरक्षा की जो दुविधा है वो अक्सर बनी रहती है जब भी युद्ध की स्थिति बनी होती है। और सिक्योरिटी रिजिम्स में क्या होता है कि इसी सुरक्षा दुविधा को हम संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के ज़रिए से, डिप्लोमेसी के ज़रिए से एक तरह से समाप्त कर देते हैं, थ्रू आवर एक्शन एंड थ्रू आवर बिहेवियर। ठीक है, मतलब क्या कि हम एक दूसरे को विश्वास में ले लेते हैं और हम ये बताते हैं कि हमारा क्या इंटेंशन है, क्या हमारी सोच है इस मसले पे, हम कैसा सोचते हैं और इस मसले को कैसे हम हल करना चाहते हैं। आमतौर पे आप देखें, जब गलवान में डिस्प्यूट बढ़ गया था, तो बाद में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था कि वहाँ पे एम्बेसडोरियल लेवल पे, जो एम्बेसडर है उस लेवल पे बात हुई थी और ये तय किया गया था कि यहाँ पे जो चाइना ने अपनी छावनियाँ बनाई हैं, सैनिक छावनियाँ, इसको वो हटा लेगा और भारत भी जो है इस एरिया से अपनी सेनाओं को पीछे कर लेगा। ठीक है ना, मतलब इस एरिया को जो है हम पूरी तरह से खाली कर देंगे। जैसी स्थिति पहले बनी हुई थी, यथास्थिति स्टेटस को उसको हम मेंटेन करेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है सिक्योरिटी डायलेमा, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, इसको गढ़ा किसने था? तो एक थिंकर है जिनका नाम है जॉन हर्ज। जॉन हर्ज, इन्होंने इस शब्द को, इस फ्रेज को, सिक्योरिटी डायलेमा, इसको हिंदी में सुरक्षा दुविधा कहते हैं, सुरक्षा दुविधा, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स या जटिल सुरक्षा के विषय में अगर हम बात करें, एक तो आप देखें यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी और उसके बाद फिर सिक्योरिटी रिजीम्स और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा ये जो शब्दावलियाँ हैं इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए एग्ज़ाम में जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो बहुत करीब करीब दिए जाएंगे, तो इसकी जो बारीकियाँ हैं, सिक्योरिटी रिजीम्स और सिक्योरिटी कम्युनिटी और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस थिंकर ने किस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया है। अगर बात करें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो देखिए यहाँ पे एक टर्म जो है, यहाँ पे एक जो शब्द है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, तो मतलब इसके इस फ्रेज से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कोई अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आम तौर पे आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कुछ ऐसे देश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कुछ ऐसे देश होते हैं कि जिनके जो सिक्योरिटी कंसर्न है, खासतौर पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मसला है, वो इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है या इस तरह से इंटरट्विन्ड होता है, आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ होता है कि आप उस मसले को अकेले, इंडिविजुअली, सिंगल हैंडेडली या एक नेशन अकेले अगर चाहे तो उस मसले को, उस समस्या को हल नहीं कर सकता है। सॉरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, चीज़ों को एग्जांपल से समझिए। अगर आप चीज़ों को एग्जांपल से समझेंगे तो चीज़ों को समझना और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स दैट देयर आर ग्रुप ऑफ स्टेट्स whose primary national are concern security concern are so closely interlinked together that they cannot addressed independently of each other। यहाँ पे देखिए सीधे थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझिए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कुछ राज्यों के ऐसे समूह होते हैं इनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मसला है वो आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसको एक नेशन अगर अकेले तौर पे चाहे तो चाह करके भी उसको
सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि हम कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आमतौर पे जब भी हम कश्मीर के विषय के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मसला है। लेकिन आप सही मायने में अगर आप देखें तो जो ये कश्मीर का मसला है वो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, इन 3 कंट्रीज़ के बीच का मसला है। क्यों? उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है कश्मीर, और कश्मीर की हम इस पूरे एरिया की बात करें तो कश्मीर का जो 55% एरिया है, जो 55% एरिया है वो इंडिया के पास में है। इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन का सॉरी जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, जम्मू कश्मीर, बेसिकली जम्मू और ये जो कश्मीर वैली है और लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर का ये जो हिस्सा है, जैसा कि आप मैप में क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर का हिस्सा है इस पर किसका, इंडिया का कंट्रोल है। इसके अलावा आप देखें जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, आपने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा। तो कश्मीर के इस रीजन पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है, ख़ास तौर पे इसको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। ये लगभग कश्मीर का 30% एरिया है और इस एरिया पे जो है पाकिस्तान का कंट्रोल है। लेकिन कश्मीर का जो मसला है या जो मुद्दा है उसमें एक फैक्टर और भी इन्वॉल्व है, वो चाइना फैक्टर है। और आप देखें चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना कश्मीर के 50% रीजन को कंट्रोल करता है। और इसमें जो अक्साई चीन का जो एरिया है, जो आप यहाँ थोड़ा रेड कलर में आप देख रहे हैं, अक्साई चीन का जो एरिया है जहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होकर के गुजरती है, और फिर ये जो आपका डेमचोंग सेक्टर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रीजन है बहुत ही विवादित मतलब डिस्प्यूटेड कंटेस्टेड रीजन है। और तीनों देशों के, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तीनों देशों की जो सिक्योरिटी कंसर्न हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि कोई पर्टिकुलर एक कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, इस मसले को, कश्मीर के मसले को जो है अकेले इंडिपेंडेंटली जो है इसको एड्रेस नहीं कर सकता है, इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे जटिल सुरक्षा के बारे में बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप एग्जाम्पल से समझिए। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। इन केस कभी आप फ्यूचर में जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे होंगे तब भी चीज़ों को आपको बताना समझाना आसान होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझ में आएगी, समझ सकेंगे। इनफैक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब भी आप आसानी से कर लेंगे अटेम्प्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे आप देखिए बात की जा रही है सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में, सिक्योरिटी रेजिम्स के बारे में और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आप देखेंगे 2020 में रिपीट हुआ, जून 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो आप देखें ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2009 में, आप 2010 इसको मान लीजिए। और फिर क्या है कि 2020 लगभग 10 साल बाद फिर से इसी क्वेश्चन को यूजीसी ने स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है इस कॉन्सेप्ट को पूछा। और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा समुदाय का जो विचार है, सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो आइडिया है और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सुरक्षा व्यवस्था, जो सिक्योरिटी रिजीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पूछा गया है। तो आई थिंक इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, बैरी बुजान। देखिए कभी कभी कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा को रिलेट करके या निमोनिक के ज़रिए से भी हम जो है मेमोराइज करते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो टर्म्स हैं वो आपस में इतना इंटरकनेक्टेड होते हैं कि हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या आप देखें, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बैर की बात करें, बैर मतलब दुश्मनी, मतलब दुश्मनी मतलब यहाँ पे कैसे क्या कि पूरा जो मसला है, ये जो पूरा मैटर क्या कि कॉम्प्लेक्स है। तो बैरी, बैरी बुजान, ठीक है ना, यहाँ से आप बैरी से जो है थोड़ा सा इसको को रिलेट करिएगा।
वो आपको हमेशा याद रहेगा, जो ये मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। और मैंने इसी टेक्निक मैं भी मतलब इसी तरह से न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए। तो आप देखिए सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो आइडिया है, जिसका है बैरी बुजान का। और सिक्योरिटी कम्युनिटी तो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कार्ल ड्यूस का। और सिक्योरिटी रिजीम की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट जर्विस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। और फिर आप देखें इसमें थोड़ा सा कॉमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है, पाल्म रिपोर्ट 1992 से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए को हमने सिंपली थर्ड से मैच कर दिया है और डी को हमने सेकंड से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मार्च 2023 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हु ओरिजिनली क्वाइंड द टर्म सिक्योरिटी डायलेमा। ये जो सुरक्षा दुविधा का जो कॉन्सेप्ट है या जो ये फ्रेज है, हाँ, इसका प्रयोग किसने किया था, इसको गढ़ा किसने था? तो जॉन हर्ज ने इसको गढ़ा था, इसको क्वाइन किया था। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें कि नेट के एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा ये जो बुक्स है कार्ल ड्यूस की, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट और द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है नाटो से पूछा गया है। नाटो से 4 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि 4 अप्रैल को 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और आपने ये तो सारी चीज़ें देख ली। जॉन हल्ट से क्वेश्चन पूछा गया था आपके नेट के एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप देखें, द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसको किसने लिखा है? कार्ल ड्यूस ने। और बाकी 20 ईयर क्राइसिस ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसको किसने लिखा है? एच कार ने लिखा है। और ये बहुत ही फेमस बुक है, नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये जो नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद की अंतिम व्यवस्था, इसको किसने लिखा है? नक्रुमा ने लिखा है। और ये ऑप्शन लास्ट, एक इसको हम फोर्थ से मैच करेंगे, ऑप्शन फोर्थ से। तो बेसिकली इसमें यहाँ मेरा जो बताने का मेन कंसर्न था कि ये जो बुक है द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसको कार्ल ड्यूस ने लिखा है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और चीज़ों को एग्जाम्पल से आपने सीखा होगा। तो इस क्लास को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा। और आप चाहें तो आप हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे गूगल मीट पे, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।